नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में भ्रष्टाचार घटता हुआ लगता है। लोगों में 2014 के मुकाबले भ्रष्टाचार की धारणा कम हुई है। वैश्विक पैमाने के EY ग्लोबल फ्रॉड सर्वे 2016 की माने तो 58% भारतीय रिश्वत और भ्रष्टाचार की अब बात करते हैं। 2014 में ऐसे लोगों की संख्या 68% थी। मतलब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद रिश्वत और भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले घटे हैं। 10% लोगों ने भ्रष्टाचार का रोना बंद किया है। यह बड़ी बात है। बावजूद इसके वैश्विक पैमाने के 39% औसत से यह बहुत ज्यादा है। भारत में लोगों का कहना होता है कि जब तक रिश्वत लेने वालों को सजा नहीं होने लगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। भारत के 84% लोग चाहते हैं कि रिश्वत लेने वाले आखिरी शख्स का पर्दाफाश हो। यदि भारत को दुनिया का नामी देश बनना है, अपने यहाँ निवेश कराना है, तो फॉलोअप आखिर तक होना चाहिए। वैश्विक कंप्लायंस पैमाने अपनाने होंगे। सर्वे के अनुसार मौजूदा सरकार नियम और कायदे में मैक्रो स्तर पर परिवर्तन कर रही है, मगर फोकस उन बारीक बातों पर होना चाहिए जिससे बदले जा रहे नियम कायदे हकीकत में प्रभावी हो। पारदर्शिता की जरूरत है। सर्वे में यह भी कहा गया कि ऑफशोर कंपनियों की ताजा हकीकत ने भी सरकारों के सामने कार्रवाई की जरूरत बनाई है। संदेह नहीं कि देश में और विदेश में भारत को लेकर सोच में हल्का परिवर्तन आया है, मगर इसको गति तभी मिल सकती है जब सरकार नीचे व माइक्रो लेवल पर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव में भ्रष्टाचार मुक्त राज का एहसास कराए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जब से नया सदर बनाया है तभी से वजारत आलिया को लेकर कयासाराइयों का दौर तेज हो चुका है। नए सूबाई सदर केशव प्रसाद मौर्य खुद को सीएम दावेदार के तौर पर पेश करने में लगे हैं, तो कई नए और पुराने रहनुमाओं के दरमियान होड़ तेज हो चुकी है। इस होड़ में अचानक 2 गवर्नरों के नाम शामिल हो चुके हैं। राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह और मगरबी बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी के सरगर्म सियासत में लौटने की बहस उत्तर प्रदेश में चलने लगी है। माहिरीन जराये के मुताबिक पार्टी के आला रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल के दौरान भी इन रहनुमाओं का नाम उठा है। पार्टी के रहनुमा मान रहे हैं कि कल्याण सिंह आज भी पसमानदा तबकों को मुत्तहिद करने की ताकत रखते हैं और हिंदुत्व का चेहरा भी बन सकते हैं। उन्होंने खुद भी इशारा दिया है कि अगर उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो उसको इसी तरह निभाएंगे जैसे गवर्नर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरे गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी हैं, जिनके नाम से पार्टी रहनुमाओं को ब्राह्मण और दूसरे आला तबके के वोट मुत्तहिद होने की उम्मीद है। त्रिपाठी का नाम आने के बाद कलराज मिश्र के हामी भी सरगर्म हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर 80 साल त्रिपाठी का नाम लिया जा सकता है तो वो भी रेस में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इन 2 बुजुर्ग रहनुमाओं के अलावा दूसरे दावेदारों की सरगर्मी भी बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के कुछ पुराने रहनुमाओं ने सोनिया और राहुल गांधी को सियासी मशवरा भेजा है। मगरबी बंगाल की इंतखाबी तशहीर में ममता बनर्जी पर सोनिया और राहुल की तरफ से किए गए जाती हमले के बाद पार्टी के पुराने रहनुमा परेशान हुए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर पार्टी बनाने वाले रहनुमाओं पर कांग्रेस सदर या नायब सदर को जाती हमला नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि ममता बनर्जी हमेशा गांधी खानदान के तई हमआहंगी दिखाती रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी समन जारी होने पर वो वाहिद रहनुमा थी जो सोनिया गांधी से मिलने गई और अपनी हिमायत दी। सोनिया और राहुल भी इसका ख्याल रखते थे कि उन पर जाती हमला न हो, लेकिन 2 मरहले की पोलिंग के बाद दोनों रहनुमाओं ने ममता पर जोरदार हमला बोला है। उन पर बदउनवानी के इल्जामात भी आयद किए हैं। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं ने सोनिया और राहुल गांधी को एक खत लिखा जिसमें उनसे कहा कि कांग्रेस के साबिक रहनुमाओं पर उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के कई पुराने रहनुमा मानते हैं कि उनसे अलग होने वाले रहनुमाओं के वापस लौटने या कांग्रेस के साथ इत्तेहाद बनाने के इम्कानात रहते हैं। इसलिए चाहे ममता बनर्जी हो या जगन मोहन रेड्डी हो, शरद पवार हो या जीके वासन हो, उन पर कांग्रेस के आला रहनुमाओं को जाती इल्जामात नहीं आयद करने चाहिए। कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि तृणमूल हुकूमत पर हमला करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगना ठीक है, लेकिन ममता को जाती तौर पर निशाना नहीं बनाना चाहिए।
कांग्रेस ने इस साल होने वाले 2 साल इंतखाबात के पहले मरहले को तो आसानी से निपटा लिया। पहले मरहले में पंजाब, असम, केरल वगैरह सूबों में इंतखाबात हुए, जहां कांग्रेस को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जितने रुकने पार्लियामेंट रिटायर हो रहे थे उतनी ही सीटें कांग्रेस को फिर मिल रही थी। लेकिन जून जुलाई में तकरीबन 60 नशिस्तों पर इंतखाबात हैं और कांग्रेस को इसमें कई सीटों का नुकसान हो सकता है। तभी कांग्रेस के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस की दूसरी मुश्किल ये है कि आम इंतखाबात में उसके सारे सीनियर रहनुमा हारे हुए हैं और सब किसी न किसी सूबे से दावेदार बन गए हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये के मुताबिक हर दिन नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा रहनुमा ऐसे हैं जिनकी वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही है। अश्क अली टाक, विजय दर्डा, सुदर्शन नचियप्पन, अविनाश पांडे, वी हनुमंतराव वगैरह के लिए फिर से ऐवान बाला में आना मुश्किल नजर आ रहा है। इनके बीच रोज नए दावेदार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से 2 साबिक गवर्नर और 2 साबिक वुजरा शिवराज पाटिल और सुशील शिंदे का नाम अचानक सुर्खियों में आया है। कांग्रेस आला कमान में दोनों की लॉबिंग चल रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला अजीत जोगी भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को मिलने वाली एक सीट के दावेदार हो गए हैं। मोहसिना किडवई की इस सीट के लिए शोभा ओझा भी दावेदार बताई जा रही है। पुराने सीनियरों में कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम और मणिशंकर अय्यर वगैरह अलग उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2006 में हुए 4 बम धमाकों के मामले में सभी 9 मुलजमीन को मुंबई की एक अदालत ने बरी कर दिया है। इन 9 मुलजमीन में से एक मुलजिम शब्बीर अहमद मसीउल्लाह की पहले ही मौत हो चुकी है और बचे हुए 8 मुलजमीन पहले ही 5 साल जेल में बिता चुके हैं, जिसके बाद इन्हें जमानत मिली थी। गौरतलब है कि 2006 के मालेगांव धमाके के मामले में जांच एजेंसी ATS ने 13 लोगों को मुलजिम बनाया था, लेकिन 9 लोगों को ही गिरफ्तार किया जा सका था और बाकी 4 मुलजमीन आज तक फरार हैं। इन 9 मुलजमीन पर ATS ने मकोका के तहत चार्जशीट दायर की थी। इस मामले में ATS ने एक मुलजिम को सरकारी गवाह भी बनाया था, लेकिन बाद में वो मुकर गया। 8 दिसंबर 2006 को मालेगांव में कुल 4 बम धमाके हुए थे, जिसमें 31 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 312 अफराद जख्मी हुए थे। कई महीनों की कयासाराइयों के बाद आखिरकार हिंदो पाकिस्तान के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह के मज़ाकरात बहाल हो रहे हैं। पाकिस्तान के खारजा सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी हार्ट ऑफ एशिया इजलास में हिस्सा लेने के लिए कल हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस इजलास से अलग वो हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर के साथ 2 रुखी मज़ाकरात भी करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता साल अगस्त में हुर्रियत रहनुमाओं से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के मज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह के मज़ाकरात रद्द हो गए थे। उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिसंबर में नवाज शरीफ से मिलने लाहौर गए, जिसके बाद मज़ाकरात बहाल होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन 2 जनवरी को पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मज़ाकरात भी खटाई में पड़ गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों खारजा सेक्रेटरीज के दरमियान पठानकोट हमले समेत सभी 2 रुखी मसलों पर बातचीत होगी। कांग्रेस और उसकी हिमायती जमातों ने आज ऐवान में उत्तराखंड मसले को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान ज़ेरी में कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट ने उत्तराखंड में सदारती राज के निफाज के मसले पर बहस का मुतालबा किया। कांग्रेस ने इसके लिए काम रोको तजवीज दी है, लेकिन स्पीकर ने वक्फे सिफर को मुलतवी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, JDU और आम आदमी पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट स्पीकर की कुर्सी के नजदीक जाकर नारेबाजी करने लगे। अपोजिशन जमातों के कुछ मेंबरान वेल में जाकर बैठ गए। उधर ऐवान बाला में भी कांग्रेस और उसकी हिमायती जमातों ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे की वजह से कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी हो गई। जोहराने के बाद भी ऐवान में कामकाज नहीं हो सका और 3 बजे के करीब ऐवान बाला पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। हालांकि जोहराने के बाद कांग्रेस की गैर मौजूदगी में ऐवान ज़ेरी में कामकाज हुआ। ऐवान के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ऐवान सही ढंग से चलेगी और कानून साजी से मुतालिक कामकाज निपटाए जाएंगे। उन्होंने ऐवान को सही ढंग से चलाने में हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों से ताउन का मुतालबा किया है। वजीर आजम ने ऐवान के अहाते में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी जमातें जमहूरियत के मुताबिक बहस करेंगी और अच्छे फैसले करेंगी। मोदी ने कहा कि बजट इजलास के पहले मरहले में काफी अच्छा कामकाज हुआ और कई अहम बिल पास हुए। उन्होंने कहा कि सभी जमातों के अराकीन पार्लियामेंट कामकाज होने से खुश थे, इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी गुज़िश्ता बार की तरह मेंबरान सभी मसलों पर खुलकर बहस करेंगे और अहम फैसले किए जाएंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर अपने इर्द गिर्द भले साफ सुथरा रख रहे हों, लेकिन आम जिंदगी के पुलिस थाने से लेकर BDO के स्तर पर नागरिकों को रिश्वत मुक्त अनुभव करवाने पर क्या फोकस बना है? रिश्वत की पहली और आखिरी इकाई सरकार का ढांचा है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
हिंदुस्तान में बदउनवानी को लेकर अवाम और कारोबारियों के दरमियान नजरिया बदला है। EY के 14वें ग्लोबल फ्रॉड सर्वे की रिपोर्ट वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में बदउनवानी की शिकायत करने वालों की तादाद में 10% की कमी आई है। ये मामूली बात नहीं है कि आज पहले से कम लोग बदउनवानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन ये बदउनवानी की परेशानी को देखने का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आज भी हिंदुस्तान में 58% लोग मानते हैं कि बदउनवानी है। आलमी सतह पर ऐसा मानने वाले 39% हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये तादाद और कम है। सर्वे करने वाली एजेंसी और अदद का तज्जिया करने वाले माहिरीन का मानना है कि तरक्की पजीर ममालिक में ये परेशानी ज्यादा बड़ी है। तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले से बदउनवानी कम है और अब बरतानिया व यूरोपीय ममालिक ने इसे रोकने के लिए इक़दामात करके हालात को मजीद बेहतर बनाया है। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में तस्वीर थोड़ी अलग है। एशिया के ज्यादातर ममालिक में कारोबारी मान रहे हैं कि अगर रिश्वत देने से उनको ज्यादा काम मिलता है तो उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है, यानी अवाम की सतह पर बदउनवानी को मंजूर करने का जज्बा है। इंडोनेशिया में 60% लोग मानते हैं कि रिश्वत देकर काम निकालने में कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान में भी ऐसा मानने वालों की तादाद काफी बड़ी है। तभी हिंदुस्तान में बदउनवानी को काबू में करना काफी मुश्किल काम है। फिर भी नजरियाती सतह पर अगर तब्दीली हुई तो आने वाले दिनों में इसका फायदा हो सकता है। सोच में आई तब्दीली भी आला सतह पर बदउनवानी की बहस नहीं होने की वजह से है। यूपीए की हुकूमत में आला सतह पर बदउनवानी का हल्ला था। स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ और कोयला बदउनवानी मामले से पूरी दुनिया में यूपीए हुकूमत बदनाम हुई थी। उसके मुकाबले गुज़िश्ता 2 साल में आला सतह पर किसी किस्म की बदउनवानी की खबर नहीं आई है। कुदरती वसाइल की नीलामी होने से भी सोच बदली हुई है। इसलिए E&Y के सर्वे के नतीजे हिंदुस्तान के लिए अच्छे आए हैं। लेकिन किसी दूसरे तरक्की पजीर मुल्क की तरह हिंदुस्तान में भी निचली सतह पर बदउनवानी में कमी के इशारे नहीं है। चूँकि हिंदुस्तान में तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा शफाफ निजाम नहीं बना है जिसमें आम लोग आसानी से अपना काम करा सकें। कई हुकूमतों ने सर्विस की गारंटी का कानून पास किया है। इसके बावजूद आम आदमी हर काम के लिए सरकारी बाबू की मर्जी का मोहताज है। उसे पता है कि बिना रिश्वत दिए उसका काम नहीं होगा, इसलिए नीचे की सतह पर रिश्वत का निजाम चल रहा है। दूसरी परेशानी कानूनी कमियों की है। हिंदुस्तान में बदउनवानी के लिए सख्त सजा का उसूल है, लेकिन सजा जब तक यकीनी नहीं होगी तब तक इसे रोकना मुश्किल है। इसलिए सजा बेशक कम हो, लेकिन ये यकीनी हो कि सजा होगी तब कानून का डर बनेगा। लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा है। बदउनवानी की तफ्तीश के लिए बनी एजेंसियों में सबसे ज्यादा बदउनवानी है और कानून का अमल इतना लंबा और पेचीदा है कि उसका किसी अंजाम तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए सोच से आगे बढ़कर वाकई में बदउनवानी को रोकना है तो शफाफ निजाम बनाना होगा और कानूनी अमल को आसान व मुतासिर बनाना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। देशी निवेशक हो या विदेशी निवेशक, आम आदमी हो या अरबपति, सभी की भारत में बेहाली की वजह रिश्वत और भ्रष्टाचार है। पिछले 2 सालों में इसको लेकर जो हुआ उससे धारणा बदल रही है, मगर पारदर्शिता, कानून कायदों, सरकारी मशीनरी को सुधारने का जुनून नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, एक वैश्विक सर्वे के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में ये सोचना हो गया है कि मोदी सरकार में ये घटा है। आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें तो कोई मतलब जो मजाक भी होते हैं या सरकार में कैसे एक व्यक्ति का राज है उसकी भी जब चर्चा होती है और उस पर भी लोग कुछ व्यंग सा कस के कहते हैं कि भाई जो निर्णय लेना है एक ही व्यक्ति ले सकता है, तो बाकी मंत्रियों के हाथ में तो निर्णय लेना ही नहीं है, तो मलाईदार अगर आपका विभाग है तो भी करो क्या। और सबसे शीर्ष पद पे जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उन पे इस तरह का कोई दाग है नहीं, कोई बात करता नहीं कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पे उनको कोई प्रश्न नहीं उठाता। तो रिश्वत कम हुई है बड़े मामलों में, शीर्ष स्तर पर पॉलिसी डिसीजंस पे आज कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। किसी स्पेक्ट्रम में ये हो जाएगा, गैस प्राइसिंग में ये हो जाएगा, हम पहले से निर्धारित कर लें, ये अब संभव नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये जो सर्वे आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें पहले 68% लोग मानते थे कि भारत में बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी भी 58% मानते हैं। क्योंकि परेशानी है कि कटिंग एज पे भाई बड़ी स्तर पे क्या भ्रष्टाचार हो रहा है उसका तो फर्क बड़े लोगों में पड़ता है, लेकिन कटिंग एज पे चाहे वो म्युनिसिपैलिटी है, चाहे तहसील है, चाहे आपका हेल्थ विभाग है, सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी चीज करवानी हो तो अभी भी बड़ा दुष्कर है वो काम, बहुत मुश्किल है। और वहां पे स्थितियां कोई बहुत बदली नहीं है। उस नाते मतलब ये कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है अपना, और खासतौर पे सरकारी ढांचे वाला सिस्टम है, उसमें कोई गुणात्मक
फर्क नहीं आया, इसलिए जो विश्व का पैमाना है कि 34%, बाकी देशों में अपने यहाँ अभी भी 58% मानते हैं, उसकी वजह यही फिर आप मानेंगे? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन लगता है कि कटिंग एज जहां पे पब्लिक का इंटरफेस होता है वहां भ्रष्टाचार और बढ़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मनी सर्कुलेशन में उस तरह से लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, और एक स्तर पे ये भी है कि चूंकि ऊपर राजनीतिक नेतृत्व जो है वो अलग अलग स्तर पे इतना अप्रासंगिक सा बना दिया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी का लेवल है या छोटे अधिकारियों के लेवल है वहां ज्यादा निरंकुशता है, वहां ज्यादा एक तरह से खुलापन है कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम, जैसे आप भी कई बार जिक्र करते हैं कि ये हमारे देश में सजा नहीं होती जब तक जो रिश्वत नहीं ले रहा है और कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। भाई हम कई चीज कहते हैं ना, आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ में ये गलत है, लेकिन अगर आपने एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे दी कि भाई ये करोगे तो ये होगा हश्र, और फिर उसको चौराहे पे लटका दिया जाए या वो सजा चौराहे पे दी जाए, लोग महसूस करें कि भाई ये खौफ डर पैदा हो, तो लोगों जब देखते हैं कि ऐसा करने वाले के साथ ये हुआ, कहीं मेरे साथ नहीं हो जाए कल। तो यहां तो ये है कि भाई विजय माल्या भी भाग गए, सारी चर्चा होने के बाद भाग गए, और अब सारा प्रयास ये है कि उन्हें कैसे वापस लाया जाए, ये शो कॉज दिया जाए, वो पासपोर्ट सस्पेंड किया जाए, भाई सबको मालूम था वो एक बड़ा पैमाना। और बाकी जमीन पे भी जो छोटे कर्मचारी उसके लेवल पे भी है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ने और सरकार ने भी ये कि वजह से एफिडेविट वाला मामला खत्म करवाया कि उसमें सेल्फ अटेस्टेड हो सकता है, या चौथी श्रेणी की नियुक्तियों के अंदर इंटरव्यू की व्यवस्था कम, कई मामलों में पारदर्शिता, और ये जो कोशिश छोटी है ये कोई ज्यादा अर्थ वाली नहीं है या क्या है? देखिए है, और दूसरी चीज, हर चीज के लिए हम सरकार को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि पर ये सरकार के सिस्टम से जुड़ी बात है, सिस्टम से। लेकिन सरकार का सिस्टम भी, जो लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो हमारी सिस्टम से है ना, हमारी समाज से। जब हमारे समाज में एक दूसरे से बोलचाल में, शादी ब्याह के रिश्तों में, वैसे सामाजिक स्तर पे अगर आप किसी के सम्मान में कमी नहीं करते हैं, जबकि मालूम है भाई भ्रष्टाचारी है, रिश्वत ले लेके यहां तक पहुंचा है, तो अगर हमारे यहाँ एक सोशल सैंक्शन है करप्शन को, भाई एक जमाने में इनकम टैक्स रेट बीच में तो स्टेटस सिंबल बन गया था कि अगर मैं बड़ा व्यापारी हूं, मेरे इनकम टैक्स रेट ही नहीं हुई तो मैंने क्या व्यापार किया। तो जब तक कहीं ना कहीं, जैसे यूएस में, यूके में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें बुनियादी सोच में क्या फर्क है। वहां भ्रष्टाचारी को एक्चुअली ईमानदारी से हे दृष्टि से देखा जाता है, उसका सामाजिक बहिष्कार सा होता है, उसके बच्चों को भी बुरा लगेगा, उसके परिवार को भी बुरा लगेगा, तो आदमी सोचेगा भाई मैं कर क्यों रहा हूं। भ्रष्टाचारी भी तो ये कहता मैं कर किसके लिए रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो जब तक परिवार में उसका सैंक्शन होगी, अड़ोस पड़ोस में होगी, तब तक ये चलेगा। तो खाली गवर्नमेंट, यस गवर्नमेंट को हम ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक एक ताना बाना भी तो ऐसा है कि इसको पूरी तरह से हम उसको बायकॉट नहीं करते। नहीं, पर संजीव जी, इसमें सार्वजनिक विमर्श में, बहस में ये मुद्दा आजकल भ्रष्टाचार जमीन पे है या ये चर्चा नहीं होती। इवन ये कि अभी चुनाव प्रचार हो रहा, उसमें भी किसी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया। तो एक लेवल पे ये नहीं लगता कि मामला सुलट गया है, खत्म हो गया है, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इस देश में 68% से 58% हुआ है, तो मतलब कि करीब करीब 60% लोग अभी भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो मतलब हम उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, नहीं तो फिर हमारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है भ्रष्टाचार। तो कहीं ना कहीं जैसे दूसरी कई चीजें हैं वैसे एक भ्रष्टाचार भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक दूसरा सर्वे भी आया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जिसमें भारत की 3.8 स्कोर आई है 10 में से, रशिया की 2.7 आई है, वो हमसे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारी। ब्राजील हमारे से बिल्कुल आसपास है, बांग्लादेश वगैरह 2 से भी नीचे हैं। तो किसी स्तर पे यस, अगर हम अपनी विकसित दुनिया से मुकाबला करते हैं और जो हमारा गोल होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए, तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन कुछ सुधार हुआ है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन जरूरी वही है कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट हो, और हमारे दिमाग में भी यह बात आए कि भाई देखिए जो भ्रष्टाचार कर रहा है हम उसको सम्मान भी नहीं देते। लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसकी बहस, इसको मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ एक माहौल, जैसा 2012-13 में अन्ना हजारे इन्होंने माहौल बनाया, वो क्यों, उसमें हम वापस क्यों मतलब ढीले पड़ते हुए लगते हैं? भाई हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमारी व्यवस्था में एक बार जो कारतूस चल जाए वो दोबारा नहीं चलती। अयोध्या मंदिर का मुद्दा अगर एक बार भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है कि वो जेपी आंदोलन से लेकर वीपी सिंह से लेकर सब में कंटिन्यू चलता है। 1989 बोफोर्स कांड के बाद थोड़ा बहुत अन्ना हजारे के टाइम हुआ, और 2014 के चुनाव में 2G 3G बड़ा इशू था भ्रष्टाचार। लेकिन 2014 और 89 के बीच में 25 साल का गैप था। तो अब वो 25 साल बाद भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा कि कब बनेगा मालूम नहीं, बट भ्रष्टाचार उस तरह से चर्चा का विषय नहीं है, पब्लिक डिबेट का विषय नहीं है।
वो मतलब एक आदत हो गया, वो कुएं में भांग की तरह का मामला हो गया। भाई मतलब ये बहुत ही ट्रेजेडी है, बट कहीं ना कहीं इसकी एक स्वीकारोक्ति है भ्रष्टाचार की हमारे समाज में। जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।